नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम राजस्थान के इतिहास के गोल्डन टेस्ट सीरीज यहां पर हम शुरू कर रहे हैं और गोल्डन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज का ये पहला टेस्ट है, संपूर्ण सिलेबस से है। देखिए, मैंने 4-5 टेस्ट पहले भी करवाए थे, ठीक है ना। राजस्थान के इतिहास के 4-5 टेस्ट अभी पहले भी करवाए थे, लेकिन वो टेस्ट किसी राजवंश से ही संबंधित थे। जो राजवंश मैंने नहीं पढ़ाए हैं उन राजवंशों का मैंने टेस्ट लिया है। अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर आपने सिर्फ गुहिल वंश पढ़ा है, मतलब जो मेवाड़ वाला है उसको। इसके अलावा आपने मारवाड़ का है, आमेर का है, इनको नहीं पढ़ाया आपने। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास और भी कई सारे बच्चों के कॉल आते थे कि सर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ा रखी है और अभी हम इनके एमसीक्यूज चाहते हैं, तो मैं एमसीक्यूज उनके लिए लेकर आ गया। अब देखो, 50 बच्चे कॉल करेंगे जिसमें से अगर 30-40 बच्चे कहेंगे कि भाई आप डिटेल से मत पढ़ाओ, हमने इन चीज़ें पढ़ ली है और आप इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराओ। 5 बच्चे कहेंगे कि नहीं डिटेल से पढ़ाओ। तो मतलब कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा साथियों। और सामंजस्य यही है कि रेगुलर अगर आप टेस्ट अटेंड करोगे, भाई आज से आपको भूगोल का रेगुलर एक टेस्ट मिलेगा संपूर्ण सिलेबस से, आज से आपको इतिहास का रेगुलर एक टेस्ट मिलेगा संपूर्ण सिलेबस से। और इतिहास में हम सिर्फ राजवंश ही नहीं, 1857 की क्रांति को ले लो, आप राजस्थान का जो एकीकरण है इसको ले लो, किसान आंदोलन को ले लो, जनजातीय आंदोलन या अन्य और कोई चीज़ें आपके राजस्थान के इतिहास, सभ्यता वगैरह, तो सभी टॉपिक्स से इसमें सारे राजवंश भी आ जाएंगे। इन सभी से रोजाना आपको 25 प्रश्न राजस्थान के इतिहास से और भूगोल के संपूर्ण सिलेबस से रोजाना आपको 25 प्रश्न देखने को इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं साथियों। अब देखो, सभी की अलग अलग विचारधाराएं होती है, सभी जैसा होना चाहिए, सभी का अनुरूप नहीं हो सकता, हर चीज ऐसी नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपको आज देखने को मिलने वाले हैं। एक एक प्रश्न अच्छे से देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे साथियों। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागोर में, बेराट में, कालीबंगा में और आहड़ में। तो भूकंप और तंदूर के प्राचीन साक्ष्यों की बात की जा रही है साथियों। तो भूकंप और तंदूर के जो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनमें से साथियों जिस सभ्यता की बात करें तो ये जो कालीबंगा का हनुमानगढ़ में, तो बिल्कुल कालीबंगा से ही भूकंप और तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, आज सुबह से ऐप चलने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे खुद के ऐप ओपन नहीं हो रहा है। फिर मैंने बात की जो ऐप डिजाइन डेवलपर है उनसे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये सिर्फ आपके ऐप नहीं है, जिनके भी ऐप बना रखा है सभी के ये प्रॉब्लम चल रही है। तो कुछ समय में या तो सही कर दी जाएगी या अभी तक तो सही हो चुकी होगी। ये वीडियो तो मैं बाद में डाल रहा हूँ। हालांकि अगर नहीं हुए तो निश्चित रूप से आज ही आपके ये प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी साथियों। अब आज देखिएगा, साइंस वालों के टेस्ट एक आने वाला है और हिंदी वालों के टेस्ट आने वाला है और एसएसटी वालों के भी। देखो, सब्जेक्ट के टेस्ट सारे आपको 149 वाले कोर्स में मिलेंगे। और मैंने कमेंट पढ़ा कि सर 149 रुपये भी अगर हम नहीं दे सकते तो फिर आप हमारे साथ तो अन्याय कर रहे हो। तो भाई ऐसा है, ये मेंटेनेंस चार्ज है। अगर आपको लगता है कि ये भी नहीं दे सकते, ये भी रकम ज़्यादा है, ये भी आपके आप मतलब नहीं कर सकते पेमेंट, 149 रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर छोड़ देना। निश्चित रूप से मैं आपको कॉल करूंगा और फ्री में साथियों आपको टेस्ट दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर कोई तो, अब देखो फीस भी तो 149 रुपये रखी है यार, मैंने 1 महीने का रिचार्ज ही 250 रुपये का होता है अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी चीजें होती है। बट किसी के कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप हेल्प मांगिए, निश्चित रूप से आपकी हेल्प की जाएगी। देखो, जो सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। तो जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ मेजर शावर्स, कोटा मेजर बल्टन और जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। तो साथियों जो इनमें से आपको सुमेलित नहीं लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। देखो, दूसरे प्रश्न का सही आंसर देखें तो ये जो मेजर शावर्स है, कहाँ का पीए था, ये पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, कहाँ का था, मेवाड़ का। कोटा का पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, 1857 की क्रांति की बात है ये। और जयपुर का कौन था, कर्नल ईडन था। लेकिन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस थोड़ी था। पैट्रिक लॉरेंस तो राजस्थान का क्या था साथियों, एजीजी था। पैट्रिक लॉरेंस पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, पॉलिटिकल एजेंट तो एजीजी के अंतर्गत काम करते थे साथियों। अब देखो,
ये जो राजस्थान का एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ क्या बता रखा है, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, तो ये गलत है। इसी वजह से आपके विकल्प नंबर 4 है प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3, किस गुर्जर प्रतिहार नरेश ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की थी? नागभट्ट प्रथम ने, मिहिर भोज ने, वत्सराज ने और महेंद्रपाल प्रथम ने। तो जिस गुर्जर प्रतिहार नरेश के द्वारा, मतलब राजा के द्वारा त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की गई थी, उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। और तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा साथियों? आपके विकल्प नंबर 3, वत्सराज के द्वारा ही त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की गई थी। अगर हम बात करें त्रिकोणात्मक संघर्ष की, तो साथियों ये त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज को प्राप्त करने के लिए किया गया था, ठीक है ना, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने। ऊपर आंसर मैंने बता दिया है। इन्होंने, किन्होंने? वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था साथियों। तो आपके यहाँ प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो चौथा प्रश्न है, इनमें से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं रहा? नवीन राजस्थान का, तरुण राजस्थान का, देश हितैषी का और इनमें से सभी का। तो देखो विजय सिंह पथिक का संबंध जिस समाचार पत्र से नहीं रहा था साथियों, उस समाचार पत्र का नाम आपको प्रश्न नंबर 4 में बताना है। देखिए नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान दोनों का संबंध किससे? विजय सिंह पथिक से। लेकिन देश हितैषी का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है, बल्कि देश हितैषी का जो संचालन है साथियों 1882 ईस्वी में मुंशी मन्नालाल शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुंशी मन्नालाल शर्मा के द्वारा। कब? 1882 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न 4 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, शंकर राय देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात पर राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में से किस राज्य में मिलना चाहते हैं। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव, प्रभु दयाल, आर.एस. सैनी और आर.के. सिद्धवा। तो एक बार आप आंसर का चुनाव कीजिए, फिर इस प्रश्न को अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। पढ़ा रखा आपको मैंने, ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। तो देखो अगर हम बात करें कि जो धौलपुर और भरतपुर है, कुछ लोग चाहते थे कि हमारा जो विलय हो वो उत्तर प्रदेश में, कुछ लोग चाहते थे कि राजस्थान में। तो साथियों जनता, अधिकतर जनता की राय क्या है कि वो राजस्थान में मिलना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में? इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था शंकर राय देव समिति। और इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर शंकर राव देव। और इसके 2 सदस्य और थे, एक तो प्रभुलाल और एक आर.के. सिद्धवा। इसका संबंध आर.एस. सैनी जो यहाँ तीसरा विकल्प दे रखा है, इसका संबंध शंकर राय देव समिति से नहीं है। शंकर राय देव समिति में 3 आदमी थे। डॉक्टर शंकर राय देव जो है ये तो अध्यक्ष, प्रभु दयाल और आर.के. सिद्धवा ये दोनों सदस्य थे। आर.एस. सैनी इसके सदस्य नहीं थे साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 इधर दे रखी है, सूची 2 इधर दे रखी है। अब देखो सूची 1 में देखना है आपको, उड़ासर किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन, कांगड़ खारा किसान आंदोलन और गंगनहर किसान आंदोलन। सूची 2 में दे रखा है इनका संबंध जीवन राम चौधरी, हनुमान सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य और खालसा क्षेत्र किसान। तो ये जो सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है कि किसका संबंध किससे है। प्रश्न संख्या आपको कौन सा प्रश्न है? ये छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में मिलान करके, और ये कूट दे रखे साथियों, मिलान करने के बाद में आपको कूट से इनको भरना है कि भाई आपका कौन सा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा। तो देखो अगर हम देखें, ये एक बार आप मिलान कर लो, ठीक है ना, मैं टाइम दूंगा इस प्रश्न के लिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लो। एक बार आप प्रश्न को देखो, मिलान कर लो। मिलान करने के बाद में ये आपके सामने ये 4 विकल्प दे रखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। तो देखो प्रश्न संख्या 6 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उड़ासर किसान आंदोलन का संबंध जीवन राम चौधरी से है, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध हनुमान सिंह आर्य से है, कांगड़ खारा किसान आंदोलन का संबंध मेघ सिंह आर्य से है और गंगनहर किसान आंदोलन का संबंध खालसा क्षेत्र किसान से है। तो इस प्रकार पहले में पहला रहेगा, बी में दूसरा रहेगा, सी में तीसरा रहेगा और डी में चौथा रहेगा। तो देखो पहले में पहला किस में है? सभी में है। बी में दूसरा किस में है? इन दोनों में। सी में तीसरा किस में? इसमें। तो मतलब इसको भी हटा दिया। अब आपके सामने एक विकल्प बचा चौथा। चौथा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो 7वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में जब
हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया, तब किस रानी ने जौहर किया था? पद्मिनी, कर्मावती, रत्नादेवी और जयवंताबाई। देखो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह मतलब जो चित्तौड़ के शासक थे, जब युद्ध हुआ तो बिल्कुल रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी रानी थी कौन? पद्मिनी। पद्मिनी ने ही साथियों यहाँ पर जौहर किया था। तो फिर कौन सा विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है? विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो एक चीज और बता दूं कि आपके हिंदी लेवल 2, आपके सामाजिक लेवल 2 SST मतलब, और आपके साइंस में लेवल 2, इनके सब्जेक्ट के कोर्स में 6 to 10 तक की तो किताबें NCERT की है मेरे पास, जिनसे जो आपके सिलेबस दे रखा है ना, बिल्कुल वहीं से वैसा का वैसा पार्ट दे रखा है। सिलेबस में जो टॉपिक है वैसे के वैसे पार्ट दे रखे साथियों। उन पार्ट में से अंदर से मैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बनाता हूं उस टॉपिक में से, और फिर साइंस वालों के लिए वो अपलोड करता हूं। हिंदी वालों के लिए नवीन हिंदी व्याकरण है, रचना प्रबोध है और 1-2 किताबें हैं, उनसे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना रहा हूं। 149 वाली जो टेस्ट सीरीज है स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर, ये चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हो रही है। और जो SST वाले हैं, SST वालों के लिए भी मैं सामाजिक की किताबें लेकर आया हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते जाएंगे लेवल 2 के। और लेवल 1 वालों के जो कॉमन टॉपिक है तो मैं अलग से नहीं कराऊंगा। लेवल 1 वाले कॉमन टॉपिक जो आपके हैं वो आप कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक चीजें आप वहीं पर आपको मिल जाएगी। जो टॉपिक आपके नहीं उनको मत करना सब्जेक्ट के, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको काम करना है। तो देखो 8वां प्रश्न है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि उसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। केसर भी नहीं हुआ और नहीं जौहर, और जौहर व केसरिया दोनों नहीं हुए। तो 2 ऑप्शन को तो आप बड़े आराम से यहां से हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि अर्धशाखा की बात की जाए, अर्धशाखा मतलब जहां या तो केसरिया होगा या जौहर होगा, क्या कहलाएगा? अर्धशाखा। तो ये चौथा कह रहा है कि जौहर और केसरिया दोनों हुआ, तो फिर अर्धशाखा नहीं रहेगा। केसरिया भी नहीं हुआ, जौहर भी नहीं हुआ, तो भी अर्धशाखा नहीं रहेगा। अब पहला या दूसरा विकल्प साथियों 8वें प्रश्न का सही आंसर है। इसमें केसरिया तो किया गया था लेकिन जौहर नहीं किया गया था। जो अर्धशाखा हुआ था जैसलमेर का, इसमें केसरिया तो किया गया था लेकिन जौहर नहीं किया गया था। तो इसी वजह से विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, महाजनी लिपि में और हर्ष लिपि में। तो साथियों गोसुंडी शिलालेख की बात की जा रही है। ये जिस लिपि में लिखा हुआ है उस लिपि की अगर हम बात करें, वैसे भाषा की बात नहीं की जा रही, लिपि की बात की जा रही है। और बिल्कुल संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में, कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में साथियों गोसुंडी का शिलालेख जो है ये लिखा हुआ है। तो विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देखेंगे। देखो आपके प्रश्न संख्या 10 क्या पूछ रहा है? राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? 1487, 1588, 1488 और 1462। देखो एक चीज ये क्लियर होगा कि भाई राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी और कब की थी? 1488 ईस्वी में साथियों। कब की थी? 1488 ईस्वी में राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई थी। विकल्प नंबर 3 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ ये रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार है हरि विजय पंडित जयदेव, हरिभूषण गंगाराम भट्ट, पृथ्वीराज विजय जयनक और हरिकेली विग्रहराज चतुर्थ। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है यार, द्वितीय नहीं है ये विग्रहराज चतुर्थ है, ये है ना, विग्रहराज चतुर्थ है साथियों। देखो अब आपको ये देखना है केवल 1 और 2 सही है, इसमें से केवल 1 और 3 सही है, सभी सुमेलित है और इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सुमेलित है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 11 में करना है। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि विग्रहराज द्वितीय तो नहीं है सही, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि हरिकेली तो विग्रहराज चतुर्थ का है। तो इसको थोड़ा देख लेना यार, कंफर्म कर लेना थोड़ा सा। हालांकि मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन मुझे तो विग्रहराज चतुर्थ का ही ध्यान है हरिकेली के बारे में। देखो हरि विजय के तो पंडित जयदेव है, हरिभूषण के गंगाराम भट्ट है, पृथ्वीराज विजय के जयनक है। तीनों में कोई डाउट नहीं है। हरिकेले के विग्रहराज चतुर्थ होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक मैंने बोला है, अगर बोला है तो फिर सभी सुमेलित रहेगा, नहीं तो केवल 1 भी सुमेलित है, 2 भी सुमेलित है और 3 भी सुमेलित है। फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा इस प्रश्न में। वैसे मैं जाऊंगा केवल मतलब इनमें से सभी सुमेलित है इस पर, मतलब विग्रहराज चतुर्थ होना चाहिए, तब जाऊंगा मैं, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से असंगत है हम्मीर महाकाव्य, नयनचंद सूरी, हम्मीर बंधन, बाकीदास, हम्मीर हट, चंद्रशेखर और हम्मीर आयन
भांडव व्यास। तो साथियों आपको इनमें से जो असंगत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न 13 में करना है। और 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा 13वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर बंधन, हम्मीर हट और हम्मीर नारायण, एक तरफ ये आपके काव्य दे रखे और एक तरफ उनके लेखक दे रखे, रचनाकार दे रखे। तो साथियों 13वें प्रश्न में जो आपको गलत लग रहा है वो होना चाहिए हम्मीर बंधन। हम्मीर बंधन बाकीदास का नहीं है भाई। हम्मीर बंधन किसका है? हम्मीर बंधन के लेखक अमृत कैलाश है। कौन है? अमृत कैलाश है। तो बाकी हम्मीर महाकाव्य नयन चंद सूरी है, हम्मीर हट चंद्रशेखर, हम्मीरायण भांडव व्यास है। लेकिन हम्मीर बंधन यहाँ पर बाकीदास नहीं होगा। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 13 में जो दूसरा विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। साथियों प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 14वें प्रश्न को, बांगड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, हनुमानगढ़, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सीकर, झुंझुनू। तो बांगड़ी की बात की जा रही है। और बांगड़ी जो बोली है साथियों, जो बांगड़ी बोली दिए गए विकल्पों में से कोटा, बूंदी, झालावाड़ में तो हाड़ौती वगैरह बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू में भी बांगड़ी नहीं बोली जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा या हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। साथियों प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए बांगड़ी बोली जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है, बिल्कुल यहीं पर बांगड़ी बोली बोली जाती है। तो 14वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही हुआ। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 15 में आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन आपको देखना है। विकल्प है यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिलते हैं। दूसरा विकल्प है यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। तीसरा है यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं। और चौथा है कालीबंगा एक लोह युगीन सभ्यता का केंद्र था। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 में सही आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर गलत कथन लग रहा है? 15वें प्रश्न में देख लीजिएगा अच्छे से विकल्पों को। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं कि भाई इनमें से जो कथन असत्य है वो कौन सा है। 15वें प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों आपके, पहला क्या कह रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से जो असत्य है वो है चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि कालीबंगा एक लोह युगीन सभ्यता नहीं थी। कालीबंगा में लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं साथियों। कालीबंगा सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो फिर लोह युगीन सभ्यता कैसे हो सकती है? इसी वजह से चौथा विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही आंसर है। बाकी विशाल दुर्ग के भी अवशेष मिले हैं, पत्थर के बने तोलने के बाड़ भी मिले हैं और जुते हुए खेतों के प्रमाण, विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से। तो साथियों चौथा विकल्प आपके असत्य कथन है। इसी वजह से 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से प्रजामंडल आंदोलनों का उद्देश्य नहीं था राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जनता को मूल अधिकार देना, संवैधानिक शासन की स्थापना करना और राजनीतियों का विरोध करना। तो जो प्रजामंडल आंदोलनों का उद्देश्य नहीं था उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। देखो राजस्थान के प्रजामंडल हमने पढ़े हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं। मैंने कहा है कि जनता में उत्तरदायी शासन, जनता में एक तो मतलब उत्तरदायी शासन, जनता में क्या सॉरी एक तो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था, जनता को मूल अधिकार देना भी इसका उद्देश्य था और संवैधानिक शासन की स्थापना हो, जन जागृति हो, इन चीजों के लिए इनकी स्थापना की गई थी। किनकी? प्रजामंडल की। लेकिन राजनीतियों का विरोध करना, अगर गलत नीतियां हैं तो वो अलग बात है, लेकिन नीतियां अच्छी भी तो होती है। तो राजनीतियों का विरोध करना आप डायरेक्टली यूं नहीं कह सकते कि प्रजामंडल आंदोलन थे उनका उद्देश्य था। इसी वजह से प्रश्न संख्या 16 में आपके चौथा विकल्प है या आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 17वां प्रश्न है, इनमें से सुमेलित नहीं है खालसा भूमि सीधी राजा के अधीन भूमि, जागीर भूमि सामंतों के अधीन भूमि, भौम भूमि जागीरदार को विशेष कार्य करने पर दी जाने वाली भूमि और सांसण भूमि ब्राह्मण भाट व चारणों की भूमि। तो साथियों जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका सुमेलित नहीं है मतलब गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है? देख लीजिएगा अच्छे से विकल्पों को। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया करो, ज्यादा रिस्क मत उठाया करो। और 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न 17 का सही आंसर है साथियों विकल्प नंबर 3। भौम भूमि जागीरदार को विशेष कार्य करने पर दी जाने वाली भूमि नहीं होती थी, बल्कि
जो चौकीदार होते थे और विशेष मार्गों की जो रखवाली करते थे, उनको साथियों कुछ विशेष भूमि दी जाती थी जिसको कहा जाता था भौम भूमि, जिस पर नाम मात्र का ही कर वसूला जाता था। तो इसीलिए आपके 17वें प्रश्न में तीसरा विकल्प सही रहेगा। देखो तीसरा जो विकल्प है यह आपके सुमेलित नहीं है, इस वजह से सही है। बाकी खालसा भूमि जो सीधे राजा के अधीन भूमि होती थी उसको कहते थे, जागीर भूमि जो सामंतों के अधीन भूमि होती थी, और सांसन भूमि जो ब्राह्मण भाट और चारणों के अधीन होती थी। साथियों ये तीनों सुमेलित है तीसरे विकल्प को छोड़कर, इसी वजह से 17वें में थर्ड विकल्प रहेगा। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, बीकानेर की स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व किया, खेतूबाई थी, सत्यवती शर्मा थी, भारती देवी थी या रामलोरी देवी थी? तो साथियों 18वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 18 में? जो बीकानेर की स्वतंत्रता सेनानी महिला की बात की जा रही है जिन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था साथियों, तो 18वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। उनका नाम था खेतूबाई। क्या नाम था उनका? खेतूबाई उनका नाम था। विकल्प एक आपके 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। देखो 19वां प्रश्न है, इनमें से किस अभिलेख में प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में ज्ञात होता है? गटियाला के शिलालेख में, कंसुआ अभिलेख में, प्रतापगढ़ अभिलेख में और नगरी अभिलेख में? तो साथियों 19वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा? देखो बात की जा रही है प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में, और प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में जिस अभिलेख या शिलालेख में पता चलता है उसका नाम है घटियाला का शिलालेख। क्या? घटियाला का शिलालेख। और घटियाला के जो शिलालेख है 861 ईस्वी में जोधपुर से यह प्राप्त हुआ। कक्कुक प्रतिहार ने इसको उत्कीर्ण करवाया था साथियों। किसने? कक्कुक प्रतिहार ने। याद रखना है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। विकल्प नंबर एक आपके प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, मेवाड़ के किस शासक ने राणा उपाधि का प्रयोग किया था? रतन सिंह ने, कुंभा ने, सांगा ने और हम्मीर ने? तो आपको मेवाड़ तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, यूं मत कहना कि मेवाड़ नहीं पढ़ा रखा है। साथियों मेवाड़ के जिस शासक ने राणा उपाधि का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? हम्मीर। क्या नाम था? हम्मीर हट की बात की जा रही है। और बिल्कुल ये जो हम्मीर है इसी ने साथियों सबसे पहले राणा की उपाधि का प्रयोग किया था। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर रतन सिंह, सांगा और कुंभा, इसमें से रतन सिंह तो अंतिम शासक था रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था। ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती, याद आया आपको? और उसके बाद में चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया था? मुगलों का। अब साथियों इसके बाद हम्मीर ने वापस चित्तौड़ को अपने अधीन किया था, तो बिल्कुल हम्मीर ने ही राणा उपाधि का प्रयोग किया था सबसे पहले। इसी वजह से चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। 20वें प्रश्न में यहाँ मैंने लिख दिया कि जो रतन सिंह थे ये मेवाड़ शाखा में रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक था। ठीक है ना? दो शाखा थी ना मेवाड़ की, रावल शाखा और राणा शाखा, बता रहा कि आपको। विकल्प 4 सही है 20वें में। प्रश्न 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 21 है, 1665 ईस्वी में आमेर के किस शासक ने शिवाजी के साथ संधि की थी? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह और भगवंत दास? तो साथियों 1665 ईस्वी में आमेर के जिस शासक ने शिवाजी के साथ संधि की थी उस शासक का नाम है मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम था उसका? मिर्जा राजा जय सिंह उसका नाम था साथियों। दूसरा विकल्प जो है 21 का बिल्कुल सही आंसर होगा। और उस समय दिल्ली का राजा कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब। कौन था? मुगल बादशाह औरंगजेब था साथियों। आपके 21 का कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे तो देखो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो अगर अब भी ऐप चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बाकी सही तो करवा दिया गया है। ठीक है ना? कभी कभी हो जाता है, पहली बार हुआ ऐसा कि ऐप ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है, और वो जो वो आती है ना सस्पिशियस एक्टिविटी, तो उसको तो मैं तुरंत सही कर देता हूँ। हर 1 घंटे में चेक करता रहता हूँ कि कोई ब्लॉक तो नहीं हुआ, तो वार्निंग उसकी कोई दिक्कत मत लिया करो आप ऐप पर। ठीक है ना? प्रश्न 22 है, मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया? मालदेव, चंद्रसेन, अजीत सिंह और मोटा राजा उदय सिंह? तो देखो मारवाड़ का जो शासक जिसने मुगलों का, मारवाड़ की बात की जा रही है, ये आमेर की बात नहीं है, जयपुर वाली नहीं है, ये मारवाड़ की, जोधपुर की। तो जोधपुर का जोधपुर का जो राजा था जिसने मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम था उसका साथियों? मोटा राजा उदय सिंह उसका नाम था। विकल्प नंबर 4 आपके 22 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। मोटा राजा उदय सिंह ने साथियों उनकी पुत्री थी मानीबाई,
जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। इसका विवाह किससे करवाया था? जहांगीर से करवाया था। और मानीबाई को उपाधि भी दी गई थी बाद में, जगत गोसाई की। किसकी उपाधि दी गई थी साथियों? जगत गोसाई की। कौन सा विकल्प सही है 22 में? आपके फोर्थ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 23वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? देखो 23वां प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में असत्य कथन है। कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजल खमनौर का युद्ध, बदायूनी गोगुंदा का युद्ध और कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन। तो इनमें से जो आपको असत्य लग रहा है हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में, उसका चयन आपको 23 में करना है। और 23 का सही आंसर देखे साथियों, तो 23 का सही आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। ये कह रहा है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को नहीं कहा था, बल्कि मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा था? दिवेर के युद्ध को कहा था, जो 1582 ईस्वी में हुआ था साथियों। तो फिर ये क्या हुआ? गलत हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनौर का युद्ध। और बदायूनी ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था साथियों। किसको? हल्दी घाटी के युद्ध को। कर्नल जेम्स टोड ने ये मेवाड़ का मैराथन किसको कहा? तो ये दिवेर के युद्ध को कहा। मैंने लिखा है यहाँ पर, कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा साथियों। मेवाड़ का मैराथन किसको कहा? दिवेर के युद्ध को, ठीक है। इसी वजह से आपके ये 23 जो है, इसमें फोर्थ विकल्प आपका आंसर होगा। 24 की ओर बढ़ेंगे साथियों। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके, मेवाड़ व आमेर के मध्य हुआ समझौता जिसके तहत मेवाड़ व आमेर के मध्य विवाह संबंध स्थापित हुआ, वो कौन सा समझौता था? आवल बावल संधि, देबारी समझौता, मेवाड़ की संधि और मैत्री समझौता। देखो मेवाड़ की बात की जा रही है और आमेर की बात की जा रही है। ये अमर सिंह के शायद अमर सिंह के समय हुआ था ये समझौता। तो ठीक है ना, अमर सिंह जो मेवाड़ के शासक है, उनका नाम बोल रहा हूं मैं। उनके मध्य ये समझौता हुआ था जिसके तहत मेवाड़ व आमेर के मध्य विवाह संबंध स्थापित हुए। और इस समझौता को जाना जाता है देबारी समझौता के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? देबारी समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। तो विकल्प 2 आपके 24 का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 25 है, महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इनमें से किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का, कुंभलगढ़ किला का, चित्तौड़गढ़ के किले का और रणथंभौर के किले का। तो देखो, जब महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर आए थे साथियों युद्ध में, तो इन्होंने इस जीत की खुशी में किसका निर्माण करवाया था? 25 का सही आंसर देखे तो 25 में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का। कंप्लीट होता है गोल्डन पेपर नंबर 1। कहीं कोई भी छोटी से छोटी त्रुटि दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों, और उसको अगले वीडियो में निश्चित रूप से सुधारा जाएगा। हालांकि त्रुटि नहीं दिखेगी, लेकिन दिख जाए तो ठीक है ना। और अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर करके जाए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। प्रत्येक रोज, मतलब रोजाना आपको 2 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर, कम से कम 2 वीडियो रोजाना मिलेंगे एग्जाम तक। तो निश्चित रूप से यूट्यूब से जुड़े, और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों, क्योंकि कोर्स मात्र 149 रुपए में ही संपूर्ण कोर्स आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।